हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचिंग क्लासेस। तो आज हम अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड आई होप आपने लास्ट वीडियो ज़रूर देख ली होगी। अगर इनकेस आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो। तो आज जो हमारा टारगेट है वो है पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरोजेनेसिस को डिस्कस करना। तो जैसे आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करते हो तो उसे एंड्रोशियम बोला जाता है। इन द सेम सेंस आप फीमेल को गाइनोशियम टर्म देते हो। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है पिस्टल। ये जो पिस्टल स्ट्रक्चर होता है इसमें तीन पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है आपका स्टिग्मा एंड एक आपका होता है स्टाइल एंड एक आपका होता है ओवरी। ये जो पिस्टल का स्ट्रक्चर होता है वो तीन हिस्से में डिवाइडेड होता है। और ये जो आप देख रहे हो ये एक टिपिकल पिस्टल का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। जो पोलन ग्रेन्स जब आएंगे फॉर द फर्टिलाइजेशन तो उनकी जो सिटिंग होती है वो यही होता है एंड यहीं पास पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है। फिर आपको ये एक पाइपलाइन मतलब एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये जो पाइपलाइन के स्ट्रक्चर है उसे हम स्टाइल बोलते हैं एंड जो ये बेसल पार्ट है, स्वेलन पार्ट है, इसे हम ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर कैविटी है, मतलब खाली है, खोखला है। तो ये जो कैविटी है इसे क्या नाम दिया जाता है? इसे नाम दिया जाता है ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी एंड इसी ओवेरियन कैविटी को ही हम लोक्यूल बोलते हैं। आपको क्या करना है, टर्मिनोलॉजी बड़ी क्लियर रखनी है क्योंकि ऐसा होता है कि एक ही चीज को दो तीन नाम से बुलाया जा सकता है। जैसे ओवेरियन कैविटी को ही लोक्यूल बोलते हैं। तो आपको अब ये डाउट नहीं होना चाहिए कि लोक्यूल इस कहाँ पूरे हिस्से में कहाँ है। इट्स वेरी सिंपल दैट ओवरी में जो कैविटी मौजूद है, ओवेरियन कैविटी, उसी को लोक्यूल बोला जाता है। एंड यही कहीं आपका अटैच होता है अंदर प्लेसेंटा एंड इस प्लेसेंटा से अटैच होता है आपका ओव्यूल एंड ओव्यूल को ही हम बोलते हैं मेगा स्पोरोरेंजियम। मतलब ये सैक होता है, एम्ब्रियो सैक हो रहेगा आपका। तो ये जो मेगा स्पोरेंजियम है, ओव्यूल है, वो कहाँ है? ओवेरियन कैविटी के अंदर है। देखो यहाँ आपको क्लियर एकदम क्या रखना। एक्चुअली ये जो मैंने इतना सिंपल बना दिया एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, बट ये इसलिए बनाया ताकि एक रफ डायग्राम रहे और आपको सबका पोजीशन क्लियरली पता हो, याद हो। तो आपको अब ये क्या याद रखना है कि ओवरी है, उसके अंदर कैविटी है, उसी कैविटी को हम लोक्यूल बोलते हैं एंड उस लोक्यूल में आपका ओव्यूल पाया जाता है। एंड ये ओव्यूल फ्री नहीं रहता बल्कि वो कहीं से अराइज करता है, कहीं से अटैच रहता है एंड वो क्या है? प्लेसेंटा है। कैविटी में प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से आपका अराइज करेगा क्या? ओव्यूल एंड ओव्यूल को ही हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। तो ये है आपका एक टिपिकल पिस्टल का स्ट्रक्चर। अगर प्लांट्स हम कह रहे हैं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर की हम बात कर रहे हैं एंड उसमें सिर्फ फीमेल पार्ट मौजूद है, दैट इज गाइनोशियम उसमें सिर्फ मौजूद है, मेल पार्ट नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? दैट दिस फ्लावर इज पिस्टिलेट फ्लावर। आप पिस्टिलेट भी कह सकते हो या ए स्टेमिनेट भी कह सकते हो। पिस्टिलेट कहने का मतलब क्या हुआ? यूनिसेक्सुअल है, इसका मतलब कि इसमें पिस्टल्स मौजूद हैं, स्टेमेंस मौजूद नहीं है। और अगर आप ए स्टेमिनेट टर्म यूज करोगे, ए स्टेमिनेट टर्म का मतलब क्या हुआ कि इसमें स्टेमेंस नहीं है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें स्टेमिनेट नहीं है, इसका मतलब क्या? उसमें फीमेल पार्ट होगा। तो आप इस तरह से टर्मिनोलॉजी को एक्सचेंज, मतलब एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर सकते हो। फिर क्या होता है कि अगर मान लो सिंगल पिस्टल है तो आप क्या बोलोगे? वो फ्लावर कैसा है? अगर सिंगल पिस्टल है तो हम उसे बोलते हैं मोनो कार्पेलरी। ओके, एंड मोर देन वन है अगर, तब गाइस अगर देखो टू रहेगा तो जाहिर सी बात है आप मोनो की बजाय बाई लिख सकते हो, बाई कार्पेलरी। तीन रहेगा तो आप ट्राई लिख लोगे, चार रहेगा आप टेट्रा रख लोगे, पांच रहेगा पेंटा कर लोगे। तो वो तो मतलब ये सीरीज है मोनो की, बाई की, ट्राई की, टेट्रा, पेंटा, तो वो तो आप खुद ही कर सकते हो। बट यहाँ हम लोग एक फिक्स टर्म यूज करेंगे कि मोर देन वन अगर मौजूद है, तीन चार है, तो वहां पास हम यूज करते हैं पॉली कार्पेलरी। ओके, पॉलीकार्पेलरी में ऐसा होता है कि जो ये कार्पल्स हैं, जो ये पिस्टल्स हैं, वो हो सकता है आपस में जुड़े हुए हों, एक दूसरे से चिपके हुए हों, तो वहां पास एक नया टर्म आएगा। एंड हो सकता है वो फ्री हो तो वहां पास भी आपका एक नया टर्म आएगा। तो पॉलीकार्पेलरी में अगर ऐसा हो कि जो कार्पल्स हो वो आपस में क्या हो? फ्री हो, फ्री कार्पल्स हो, फ्री पिस्टल्स हो, तब आप क्या करोगे? तब आप क्या टर्म यूज करने वाले हो? वो पॉली तो है, मोर देन वन उसमें है, बट वो पिस्टल्स एक दूसरे से अटैच नहीं है, फ्री पिस्टल्स हैं। तो फ्री पिस्टल्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है एपो
कार्पस। एंड अगर वो फ्यूज्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आप फ्री की जगह फ्यूज्ड कर दो, फ्यूज्ड पिस्टल्स हैं इन केस वो, तो आप उनकी जगह क्या बोल सकते हो कि ये हैं आपके सिनकार्पस। सिनकार्पस या गैमो भी वर्ड आप यूज कर सकते हो, सिनकार्पस की जगह आप गैमो वर्ड भी यूज कर सकते हो, गैमोकार्पस। सो ये है आपके पिस्टल, पिस्टल का स्ट्रक्चर एंड पिस्टल के बेसिस पे क्या टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर एक है तो क्या होगा, दो है तो क्या होगा, मोर देन वन में पॉली में फ्री है तो क्या होगा, फ्यूज है तो क्या होगा, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए एंड ये टर्म्स क्लियर होने चाहिए आपको। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम अपना जो नेक्स्ट टारगेट है दैट इज मेगास्पोरेंजियम, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ओव्यूल, हमको वो डीप में पढ़ना है। तो नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मेगास्पोरेंजियम दैट इज ओव्यूल। ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है कैसा अंदर एक्चुअल में, वो देखना है हमें। अभी आपको जो ये डायग्राम बना के मैंने दिखाया, ये सिंगल आपका ये जो टिपिकल स्ट्रक्चर था एक पिस्टल का, उसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि ओवरी है, ओवेरियन कैविटी है एंड उस ओवेरियन कैविटी में कहीं प्लेसेंटा है, एक कोई पॉइंट पे प्लेसेंटा है एंड उसी प्लेसेंटा से अटैच होकर आपका एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं, या इसी ओव्यूल को आप मेगास्पोरेंजियम बोलते हो। इसी ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम, तो देखो एकदम लर्न होना चाहिए आपको ये सारी चीजें। अब मान लो एग्जाम में आया कि स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम बताइए एंड आपने स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल याद किया है, बट आपको ये चीज क्लियर नहीं थी दैट मेगास्पोरेंजियम को ही ओव्यूल बोलते हैं, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे जबकि आपको एग्जैक्टली वो चीजें पता है कि वो है क्या। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सारे टर्म्स एकदम क्लियर हो कि उनका मतलब क्या है, उनकी पोजिशन क्या है। मेगास्पोरेंजियम, तो आपको इनका स्ट्रक्चर आप देखना है कि ये कैसा होता है। आई होप आपने इसको ड्रॉ कर लिया होगा, सो मैं इसे भी हटा दे रही हूँ। इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे ऐसा लगता है मुझे इसका स्ट्रक्चर ही बना देना चाहिए, क्योंकि जब ओव्यूल का स्ट्रक्चर बन जाएगा आप उसके स्ट्रक्चर को देख लोगे तो काफी कुछ आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा, वैसे बहुत सारी चीजें होंगी जो खुद ही क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें क्या है कि ये जो पॉइंट है ये आपका अभी आपने देखा कि ये जो ओव्यूल होता है अराइजेस और अटैच्ड टू, अराइजेस या अटैच्ड टू प्लेसेंटा होता है, ठीक है, अभी आपने देखा भी था डायग्राम में। तो ये प्लेसेंटा से अटैच होने के लिए एक कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर होगा, तो उसको बोलते हैं हम फ्यूनिकल। दैट स्टॉक इज नोन एज फ्यूनिकल। फ्यूनिकल वो स्टॉक है दैट कनेक्ट्स और दैट ज्वाइंस और कनेक्ट्स आपका प्लेसेंटा, ज्वाइंस प्लेसेंटा एंड ओव्यूल। तो ओव्यूल और प्लेसेंटा को जोड़ने के लिए आपका क्या रहता है, जैसे इमेजिन करो दिस इज योर प्लेसेंटा एंड ये है आपका फ्यूनिकल एंड यहाँ कुछ एक जंक्शन सा रहेगा एंड देन आपका ये आपका ओव्यूल रहेगा। सो ये जो आपका स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है या जो भी ये पार्ट है, कनेक्टिंग पार्ट है, उसे आप फ्यूनिकल बोलते हो। एंड जो ये जंक्शन रहता है जहां पास ये अटैच करता है उसे हम बोलते हैं हाइलम। ओके, आपको क्लियरली दिख रहा है कि मैंने यहाँ पास कुछ गैपिंग की है, तो ये जो एंड होता है इस एंड को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड। एंड जो ये गैप है, ये जो एक एपर्चर है, इस एपर्चर को नाम दिया जाता है माइक्रोपाइल।
उसी तरह से इस माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट अपोजिट एंड होता है आपका चैलेजल एंड, चैलेजल एंड। एंड आपने देख रहे हो कि ऐसे मैंने लेयर करके बनाई है, एक लेयर, दो लेयर करके बनाई है, तो इन्हें इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं। जो अंदर की तरफ रहेगी वो इनर इंटीग्यूमेंट हो गया, जो बाहर की तरफ रहेगी वो आपका आउटर इंटीग्यूमेंट हो गया। तो ये आपका मान लो इनर हो गया और ये आपका आउटर हो गया। इंटीग्यूमेंट्स क्या है? ये जो इंटीग्यूमेंट्स हैं ये कुछ और नहीं बल्कि प्रोटेक्टिव कवरिंग होती हैं, जो कि यहाँ डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो आपका ये डेवलपिंग सैक है, इसको प्रोटेक्ट करती हैं। फिर ये है आपका सैक, एम्ब्रियो सैक इसे बोला जा सकता है। सो अब जो हमने डाला था मेगास्पोरेंजियम, तो हमें बेसिकली देखना क्या है कि मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो जो ओव्यूल है उसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, वो फ्यूनिकल के थ्रू प्लेसेंटा से अटैच्ड रहता है। एंड फिर क्या होता है, आपका यहाँ पास ये दो एंड में डिवाइडेड होता है, एक माइक्रोपाइलर एंड होता है, एक चैलेजल एंड होता है। इसमें इंटीग्यूमेंट्स मौजूद होते हैं। एक एंड होता है जहाँ पास ये एपर्चर मौजूद रहता है, उस एपर्चर को माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं। एक्शन होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो पोलन ट्यूब यहीं कहीं इंटर करने वाली है। और यस, एक होता है न्यूसिलस। तो न्यूसिलस कुछ और नहीं बल्कि ये सराउंड करती है लेयर्स को। आप इधर ऐसे कर लो, ये है आपका इनर, दिस इज योर इनर इंटीग्यूमेंट, एंड ये है आपका न्यूसिलस। ठीक है, न्यूसिलस जो रहती है ये डिप्लॉयड रहती हैं। ये आपका न्यूसिलस स्ट्रक्चर हो गया। सो आपको क्या है कि जो आपका मेगास्पोर एंजाइम का स्ट्रक्चर था वो क्लियर है आपके सामने। तो अब आपको बस क्या करना है, इस स्ट्रक्चर के डायग्राम को नोट डाउन करना है एंड इसे काफी अच्छे से देखना है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर बेसिस पे भी क्वेश्चंस आते हैं एंड एग्जाम में तो खैर क्लियरली पूछ ही लिया जाता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोर एंजाइम। तो आपका इसका स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसे क्या करूं, इरेज कर दूं। ये जो न्यूसिलस है इसे आप याद रखना, वैसे तो आपको सबको याद रखना है बट ये न्यूसिलस वर्ड अभी याद रखना, क्योंकि इससे एक चीज कंटिन्यू होने वाली है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टारगेट है इस वीडियो का वो है आपका मेगास्पोरोजेनेसिस। सो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? आपने लास्ट वीडियो में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा था। उसमें क्या होता था कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती थी उनका रिडक्शनल डिवीजन होता था, एंड रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू क्या होता था, आपके माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते थे, एंड वही माइक्रोस्पोर टेट्राड फर्दर डेवलप होकर पॉलन ग्रेन बन जाते थे। ये देखा था। इन द सेम सेंस आपको अब यहाँ भी देखना है कि ये जो आपका रहता है मेगा स्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन। मेगा स्पोर आपका फीमेल स्पोर्स जो रहते हैं, यहाँ जो फीमेल गैमेट्स बनेंगे उनको मेगा स्पोर बोला जाता है। एंजियोस्पर्म, ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। तो आप इसको क्लियरली लिख सकते हो दैट इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। ये जो एमएमसी वो क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। एमएमसी आपने ये टर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल में भी लिखा था एंड आपने एमएमसी यहाँ भी लिखा था। तो आपको बस लर्न होना चाहिए कि अगर आप मेगास्पोरोजेनेसिस की बात कर रहे हो तो दिस एमएमसी स्टैंड्स फॉर मेगास्पोर मदर सेल, एंड इन केस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एमएमसी विल स्टैंड्स फॉर माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्वेश्चन यहाँ ये है कि फ्रॉम वेयर दिस मेगास्पोर मदर सेल अराइज। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि वहां स्पोरोजीनियस टिश्यू थे जिनमें स्पेशलाइज सेल्स थी मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो यहाँ पास ये मेगास्पोर मदर सेल कहाँ से आई होगी, ये कहीं और से नहीं है बल्कि आपके न्यूसिलस से ही आई है, न्यूसिलस।
ओके। ये न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं जब बुक्स को रीड करते हैं तो वो न्यूक्लियस को न्यूक्लियस 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 पढ़ के वो लर्न करके बैठे होते हैं एंड एग्जाम में गलती हो जाती है उनसे। तो एकदम क्लियर देखना दैट दिस इज न्यूक्लियस। ओके, तो ये जो न्यूक्लियस थी, अभी आपने स्ट्रक्चर देखा था, मैंने न्यूक्लियस लेयर भी बनाई थी। तो जो ये न्यूक्लियस होता है वो बनाता है मेगास्पोर मदर सेल। तो न्यूक्लियस एक्चुअल क्या है, डिप्लॉइड है। ऐसा तो है नहीं कि हमने आपको अभी ये कहीं बताया था कि जो ओवरी पार्ट है वो आपकी ओवरी का पूरा जो स्ट्रक्चर था उसमें आपका ओव्यूल अंदर जो था, ओव्यूल का जो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर था, फ्यूनिकल हाइलम वगैरह कुछ भी, कहीं भी हमने ऐसा तो नहीं बोला था कि यहाँ रिडक्शनल डिवीजन हो चुका है या यहाँ गैमेट्स का फॉर्मेशन हो चुका है या कुछ भी। तो ओवरऑल जो एंजियोस्पर्म्स होती है उनकी जो बॉडी होती है वो क्या रहती है, डिप्लॉयड ही रहती है। तो आपका न्यूक्लियस क्या है, उसका एक पार्ट है तो वो डिप्लॉयड ही होगा। तो अब क्या है, मेगास्पोर मदर सेल बनाना है, तो न्यूक्लियस का ही क्या होता है, न्यूक्लियस की जो सेल्स होती हैं इनका होता है सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन होगा। ये जो सेल डिफरेंशिएशन, क्योंकि देखो आपका जो अंदर यहाँ सैक था उसके चारों तरफ आपका न्यूक्लियस मौजूद था, ऐसे आपका न्यूक्लियस पूरे रीजन पे ही मौजूद था। तो क्वेश्चन ये है कि क्या सारी की सारी न्यूक्लियस स्पेशलाइज कर जाएंगी या कुछ रीजन की करेंगी या कुछ सेल्स करेंगी। तो हाँ, कुछ ही रीजन की करती है और वो रीजन क्या है, माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रो पाइलर एंड। तो जो ये माइक्रोपाइलर एंड पर जो भी न्यूक्लियस का पार्ट होता है उसकी जो सेल्स होती हैं वो सेल डिफरेंशिएशन में एंटर करती हैं एंड स्पेशलाइज करके वो कन्वर्ट हो जाती है मेगास्पोर मदर सेल। एंड अब आपको क्लियरली पता है कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल होंगे इनका होगा रिडक्शनल डिवीजन, दैट इज मेयोटिक डिवीजन, एंड वो आपको 4 मेगास्पोर देंगे। जनरली ये जो 4 मेगास्पोर होते हैं उनको आप इसी तरह से लीनियर अरेंजमेंट दिखाते हो, जैसे वहां आपने देखा था टेट्राड बनता था, यहाँ ज्यादातर आपको ये बनता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीनियर ही बनता है, स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी भी करता है, बट आपको उतना डीप नहीं जाना है, एज पर योर सिलेबस आपको यही स्टिक करना है। तो ये आपके 4 बन के आते हैं, ठीक है। ओके, ये जो 4 मेगास्पोर बनकर आए हैं ये सब क्या है, सब हैप्लॉइड है भाई। क्यों, क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन हो चुका है। जब भी वो आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है, मियोसिस चलता है, तो हमेशा आपको 4 सेल मिलेंगी। तो ये 4 सेल कुछ इस तरह से रहती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये चारों जो होंगी ये फर्दर आपका वर्क करने वाली है, फर्दर आगे जो भी प्रोसेस होगा वो परफॉर्म करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में क्या होता है, सिर्फ एक होती है जो फर्दर प्रोसेस में इंटर करती है एंड बाकी जो ये 3 होती हैं वो डीजेनरेट कर जाती हैं, वो अपने साइटोप्लाज्म को इसे दे देती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देती हैं एंड खुद खत्म हो जाती है, उनका कोई काम नहीं रहता, वैनिश। तो सिर्फ क्या बचा, एक बचा। तो इन 4 मेगास्पोर्स से जबकि 4 मेगास्पोर्स आपको मिले हैं, एट द एंड होता क्या है, 3 आपकी डीजेनरेट कर जाती हैं, ये 3 आपकी डीजेनरेट कर जाएंगी, सिर्फ एक बचेगा, तो उसी को हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर। एंड ये खुद कैसा है, हैप्लॉइड है। क्यों, क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन यहाँ चला है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बताती हूँ कि जो ये फंक्शनल मेगास्पोर है इसका क्या होगा, आपका कंप्लीट मेगास्पोरोजेनेसिस आगे क्या होना है। तो आपका जो माइक्रोपाइलर एंड था वहां का जो न्यूक्लियस था उसने डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करके उसने मेगास्पोर मदर सेल बनाई एंड अल्टीमेटली हमें एंड रिजल्ट मिला कि हमारे पास एक फंक्शनल मेगास्पोर मिला। फंक्शनल मेगास्पोर अगर हम इसे ड्रॉ करना चाहें तो हम कह देंगे चलो कुछ इस तरह की सेल होगी, उसमें एक न्यूक्लियस होगा एंड ये जाहिर सी बात है क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू आया है तो ये कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। फिर क्या होता है,
ये जो न्यूक्लियस होता है इस पर्टिकुलर सेल पे नहीं, पूरे कंप्लीट सेल पे नहीं होता, सिर्फ इस न्यूक्लियस पर आपका चलता है मियोटिक डिवीजन, सॉरी माइटोटिक डिवीजन। यहाँ क्या चलेंगे आपके माइटोटिक डिवीजन चलते हैं। एंड माइटोटिक डिवीजन कुछ इस तरह से चलते हैं कि टोटल 8 न्यूक्लियस मिल जाए। अगर अब आप बताओ पहला जब हुआ होगा, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ होगा, तो ये 2 न्यूक्लियस बने होंगे, तो एक न्यूक्लियस इस पोल पे आ जाता है और एक न्यूक्लियस इस पोल पर आ जाता है। देन क्या होता है, देन ये वाला अपना माइटोटिक डिवीजन करेगा एंड ये वाला अपना माइटोटिक डिवीजन करेगा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। एक डिवाइड कर गया तो आपको 2 मिल जाएगा, एंड ये खुद एक डिवाइड किया तो आपको 2 मिल जाता है। एंड अब क्या होगा कि आपका ये वाला भी माइटोटिक डिवीजन करेगा एंड दिस न्यूक्लियस विल आल्सो परफॉर्म माइटोटिक डिवीजन इन द सेम सेंस, ये भी करेगा और ये भी करेगा। देख रहे हो पहले क्या हुआ, फंक्शनल मेगास्पोर मिला, उसका जो न्यूक्लियस था उसने पहला माइटोटिक डिवीजन किया, 2 न्यूक्लियस आए, दोनों न्यूक्लियस क्या करें, अपोजिट डायरेक्शन पे चले गए, आप इसे पोल्स बोल सकते हो। तो जो अपोजिट पोल्स थे वो वहां चले गए और फिर दोनों जो पोलर रीजन पे मौजूद हैं उन्होंने अपना माइटोटिक डिवीजन फिर से किया, और अब जब उनका माइटोटिक हुआ तो यहाँ 2 मिला, यहाँ 2 मिला, एंड ये अपना फिर से माइटोटिक डिवीजन करते हैं, तो होगा क्या, ना पॉइंटेड नहीं रहता है, तो ये करेगा, इसके वजह से 2 मिला एंड इसकी वजह से 2 मिला, इन द सेम सेंस इन दोनों की वजह से भी क्या होगा, आपको 2 मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो सैक है, इसको आप एम्ब्रियो सैक बोलते हो, तो जो ये सैक है आपका, जो एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक में अभी कितने न्यूक्लियस मौजूद है, कितने न्यूक्लियाई हैं, 8 न्यूक्लियाई हैं। तो आपका एम्ब्रियो कैसा हुआ, एम्ब्रियो सैक कैसा हुआ, 8 न्यूक्लियाई हुआ। कब, जब पहला माइटोटिक चला, दूसरा चला और तीसरा चला, तो टोटल एक फंक्शनल मेगास्पोर पर, एक फंक्शनल मेगास्पोर पर कितने माइटोटिक डिवीजन चले, दिस इज योर फर्स्ट वन, दिस इज योर सेकेंड वन एंड दिस इज योर थर्ड वन। तो टोटल कितने चलते हैं, थर्ड, ये चीज याद होनी चाहिए आपको, तो ये एग्जाम्स में जरूर पूछा जा सकता है, आप 12th के बाद कोई एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें भी पूछा जा सकता है कि एक फंक्शनल मेगास्पोर पर जनरली कितने माइटोटिक डिवीजन चलते हैं कि आपको टोटल आखिर में आप देख रहे हो 8 न्यूक्लियाई मिल सके, 3 चलते हैं। या ये भी पूछा जा सकता है कि एक एम्ब्रियो सैक में टोटल कितने न्यूक्लियाई होते हैं। चीज यहाँ खत्म नहीं हुई, आपका जो स्पोरोजेनेसिस है ये यहीं एंड नहीं हो गया, अभी फर्दर चलना है आपको। अब क्या होता है, ये जो एम्ब्रियो सैक आपको मिला है जिसमें अभी सिर्फ एक ही सेल ये मौजूद है, और एक सेल में, आई एम सॉरी, इस एक सेल में आप देख सकते हो कि 8 न्यूक्लियस मौजूद हैं। तो अब होता क्या है, इस 8 न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लियस को, एक नीचे वाला इधर से और एक ऊपर से उधर से आ जाते हैं, वो दोनों न्यूक्लियस आ जाते हैं सेंटर में, ठीक, और यहाँ बचेगा आपका 3 और यहाँ बचेगा आपका 3। इस तरह से पहले अरेंजमेंट होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। अभी आप देख रहे हो एक सिंगल सेल मेम्ब्रेन थी एंड उसमें इतने सारे न्यूक्लियस मौजूद थे, न्यूक्लियाई थे। अब होगा आपका सेल मेम्ब्रेन का इंस्टॉलेशन, सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी एंड फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है कि इस साइड आपको 3 सेल मिल जाती है एंड इस साइड आपको 3 सेल मिल जाती है, और बीच में एक सेंट्रल बीच में मिलती है तो उसका नाम पड़ता है सेंट्रल, एक सेंटर मिल जाती है। आप देखो कैसा रहता है, कुछ इस तरह से, ऐसे, एंड द सेम सेंस यहाँ भी होता है। एंड यहाँ पास आपका रहेगा, क्लियरली दिख रहा है, सेल वॉल का फॉर्मेशन, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, जो ये तीन एक साथ हैं इन्हें हम बोलते हैं एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स।
आप एंटीपोडल्स भी बोल सकते हो, एंटीपोडल सेल भी बोल सकते हो। बस ये याद रखना कि ये एंड का नाम क्या है। इस एंड को हम बोलते हैं चैलेजल एंड, चैलेजल एंड, दिस इज योर चैलेजल एंड। तो चैलेजल एंड पर आपको 3 सेल्स मिलती हैं, एंटीपोडल्स जिन्हें बोला जाता है। एंड यहाँ नीचे क्या रहता है कि ये 2 सेल जो रहती है, जिनको आप देख लो मैंने थोड़ा बड़ा करके बनाया है और उसके पीछे एक है, तो ये क्या है, आपकी सिनर्जिड्स होती हैं या सिनर्जिड सेल्स होती हैं। एंड इस ये जो आपको दिख रहा है ये आपका होता है एग, आप इसे एग भी बोल दो या एग सेल बोल दो या फिर ओवम बोल दो। तो आपका जो ये एग है, आप एग ही बोल सकते हो यहाँ पास। तो ये एग हो गया। एंड इस एंड का नाम क्या पड़ता है, इस एंड का नाम पड़ता है माइक्रोफाइलर एंड। ठीक, अब इसमें और ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा होना है, तो हम अब क्या करेंगे, हम फाइनल स्टेज देखेंगे कि फाइनली ये बनकर आता कैसे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसे हटा दूं, और फिर मैं आपको एक इसका जो फाइनल एकदम स्ट्रक्चर आएगा वो बनाकर दिखाती हूँ। तो आपका जो फाइनल स्ट्रक्चर बनकर आएगा वो कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। ऐसा मान लो एक है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसी को हम बोलते हैं फाइनल इम्ब्रियो सैक। एंड ये जो फाइनल इम्ब्रियो सैक है इसी को हम क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि यहीं पास आपको अपना जो एग सेल होती है ये इसी के अंदर है, आपका फीमेल गैमेट। तो ये जो एग सेल है सिनर्जिड के साथ होती है इस साइड, तो इसी को आप फीमेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हो, जैसे आपने देखा था लास्ट वीडियो में मेल गैमेटोफाइट को। एंड प्लस आपके 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई। तो हुआ क्या, ये आपका बनकर आया एंटीपोडल्स जो कि चैलेजल एंड हुआ, ये आपका हुआ माइक्रोपाइलर एंड। और आपने देखा कि मैंने आपके जो सिनर्जिक सेल्स थे उनके साथ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है एक्चुअली, ये और महीन होता है और पतला पतला होता है। एंड इसे हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। इनका क्या फंक्शन है अभी हमें देखना है। ये होता है आपका फिलीफॉर्म एपरेटस, ये हो गया आपका एग, ये आपको पता था। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक सेल्स बोलते हैं। एंड ये आपकी होती है सेंट्रल सेल, एंड इन दोनों को हम बोलते हैं सेंट्रल न्यूक्लियाई। ये हुआ आपका फाइनल फीमेल गैमेटोफाइट इम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर जो कि हमें मेगास्पोरोजेनेसिस से मिला। तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो फाइनल इम्ब्रियो सैक है इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 सेल है। ठीक है, 7 सेल हो गया। न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसीलिए बोला जाता है कि एंजियोस्पर्म्स में जो एम्ब्रियो सैक होता है वो होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लिएटेड होता है एम्ब्रियो सैक, 7 सेल्ड 8 एम्ब्रियो, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। काफी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। जैसे मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड्स एग्जाम्स एंड उसके बाद के जो इंट्रेंस एग्जाम होने हैं उन सब के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है, बुक में है तो कुछ भी आ सकता है। तो ये हो गया आपका लास्ट टारगेट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस। एंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बस लाइक कर दें एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड क्योंकि ये चैप्टर भी हमें जल्दी से कंप्लीट करना है। थैंक यू।